गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 चैप्टर नंबर 8 फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था पिछले वाले स्लाइड में, जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी ऑफ फिशेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिशेस में कैसा होता है, उसका टीएस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्रांसफर सेक्शन, और उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने टीएस ऑफ ओवरी कैसी होती है वो देखा था। अभी हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है ये है टीएस ऑफ ओवरी ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग सीजन। तो ये टीएस है ओवरी का फिश के। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ oocyte। अब oocyte क्या रहता है तो आपको पहले पता होना चाहिए। oocyte ओवरी में रहता है, ये oogoनियम है, ये है oogoनियम। तो oogoनियम फिर स्टेजेस उसकी बढ़ते जाती है, थोड़ा बड़ा होते जाता है, फिर उसके बाद एक oocyte फॉर्म होता है। oogoनियम से क्या फॉर्म होता है, oocyte फॉर्म होता है, और फिर वो यंग oocyte कहलाता है, और बाद में वो पूरा मैच्योर oocyte बन जाता है। तो हम इस oocyte के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, और उसकी स्टेजेस oocyte में 1 से 7 स्टेजेस हम लोग पढ़ेंगे। जब तक मैच्योर oocyte कैसे बनता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पढ़ते हैं हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ oocyte। Following are the different stages of developing oocyte। तो सबसे पहले है oocyte 1 स्टेज। ये स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे oocyte 1। दिस स्टेज इज लार्जर देन द oogoनियम। अभी देखो ये है oogoनियम, ठीक है। तो oogoनियम जो स्टेज है इससे थोड़ा सा शेप उसका लार्जर हो जाता है। स्पेरिकल इन शेप उसका होता है स्पेरिकल, एंड विथ अ सेंट्रल न्यूक्लियस। उसमें सेंट्रल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन द न्यूक्लियस 2 to 3 न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट। और न्यूक्लियस में 2 से 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। और द साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, बेसोफिलिक होता है उसका। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है oocyte 2। साइज ऑफ द oocyte इंक्रीज देन द oocyte 1। अब oocyte 2 है तो oocyte 1 से उसकी जो साइज है वो इंक्रीज रहेगी। मैनी न्यूक्लियाई एंड बेसोफिलिया आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट रहते हैं, मैनी न्यूक्लियाई और बेसोफिल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। एट द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैनी स्मॉल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। तो पेरिफेरी एरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। अभी एक स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ये देखो oocyte 2 का स्ट्रक्चर है ये वाला। तो हमने जो पहला पढ़ा था oocyte 1 उसमें 2 to 3 न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट कहा गया था। तो देखो यहाँ पे 3 न्यूक्लियोलाई है, 1 2 एंड 3। तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इसमें ये क्या है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है। अभी ये जो हम सेकेंड oocyte के बारे में पढ़ रहे हैं oocyte 2, तो ये थोड़ा इससे क्या है, ये बड़ा है, और मैनी न्यूक्लियोलाई एंड बेसोफिलिया आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में। एट द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैनी स्मॉल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। तो ये जो पेरिफेरी है, ये जो है ना न्यूक्लियाई की जो बॉर्डर है उसे क्या कह रहे हैं, पेरिफेरी। तो बहुत सारे वहाँ पे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट रहते, तो है ना यहाँ पे भी ये डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको। तो ये जो डॉट है प्रेजेंट तो वो क्या है, न्यूक्लियाई। oocyte एट द स्टेज पॉजेज अ योक। तो oocyte में क्या प्रेजेंट है, योक प्रेजेंट है। ये अभी पहले योक नहीं था, अभी योक प्रेजेंट है। न्यूक्लियस मूव्स टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द oocyte। तो न्यूक्लियस कहाँ पे मूव कर रहा है, टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द oocyte। तो पेरिफेरल एरिया की तरफ ये
मूव कर रहा है। अभी हम देखेंगे oocyte 3, ये वाली स्टेज हम देखेंगे अभी। तो मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान देना अभी। द साइज इज लार्जर इन साइज देन द स्टेज 2। तो स्टेज 2 से इसकी साइज क्या है, लार्जर है। ठीक है। फॉलिक्यूलर सेल अरेंज इन अ थिन लेयर अराउंड द साइटोप्लाज्म। तो फॉलिक्यूलर सेल लेवल, ये सेल दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 है ना। तो ये ऐसे सेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पहले वाले इसमें पूरा प्लेन दिख रहा है, बट ये सेकंड वाले इसमें क्या दिख रहे हैं, फॉलिक्यूलर सेल अरेंज इन अ थिन लेयर अराउंड द साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट है। फ्यू न्यूक्लियोलाई पास थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte। तो ये देखो, ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियोलाई है, तो ये साइटोप्लाज्म में आ गए हैं। पहले सिर्फ न्यूक्लियस में थे, अभी ये साइटोप्लाज्म में आ गए। ठीक है। तो ये है स्टेज 3। अभी हम पढ़ेंगे स्टेज 4 के बारे में। इन दिस स्टेज योक वेसिकल अपीयर्स इन दी पेरिफेरी ऑफ द ooप्लाज्म। तो ये देखिए, ये है योक वेसिकल्स। तो योक वेसिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। इन दिस स्टेज योक वेसिकल्स अपीयर्स इन दी पेरिफेरी ऑफ ooप्लाज्म। तो ये पेरिफेरी एरिया है, मीन्स किनारे पे प्रेजेंट है। वेसिकल्स आर एम्प्टी। वेसिकल्स कैसे है, एम्प्टी है। देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अंड्यूलेटिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है, अंड्यूलेटिंग, मीन्स ये इस तरह से है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अंड्यूलेटिंग। न्यूक्लियोलाई एंटर्स इन द पॉकेट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो पॉकेट फॉर्म हुए हैं इस तरीके से जो पॉकेट फॉर्म हुए हैं, तो उसमें न्यूक्लियोलाई एंटर हो गए हैं उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से। तो न्यूक्लियोलाई एंटर्स इन द पॉकेट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड पास आउट इनटू द ooप्लाज्म। और धीरे धीरे करके ये क्या हो जाते हैं, इस ooप्लाज्म में आके ये पास हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन से। तो ये है oocyte 4 के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे oocyte 5, ये वाला। In this stage, yolk vesicle increase in number and fill the entire ooप्लाज्म। तो इस स्टेज में क्या हो रहा है, योक वेसिकल बढ़ गए हैं अभी। ठीक है, ये देखो, योक वेसिकल की पहले एक ही लाइन थी, अभी 3 लाइन हो गई। एंड फिल द एंटायर ooप्लाज्म। तो पूरे ooप्लाज्म को ये फिलअप कर देते हैं। वेटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ जोना रेडियाटा इज क्लियरली विजिबल। तो जोना रेडियाटा की जो मेम्ब्रेन है ये क्लियरली विजिबल है बिटवीन ooप्लाज्म एंड जोना ग्रैनुलोसा। तो किस में है, ये ooप्लाज्म है अंदर का, और जोना ग्रैनुलोसा जो ये आउटर लेयर है ये वाली। तो इसके अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, जोना रेडियाटा, दैट इज फॉलिक्यूलर लेयर। जोना ग्रैनुलोसा इज अ फॉलिक्यूलर लेयर, मीन्स जो हमने पढ़े थे यहाँ पे भी थर्ड स्टेज में, ये जो डेवलप हुई थी बाहर की तरफ, वही क्या है, जोना ग्रैनुलोसा। तो दैट इज फॉलिक्यूलर लेयर। एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियोलाई इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन दिस स्टेज। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोलाई का एक्सटेंशन हो रहा है। तो इस स्टेज में भी ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे oocyte 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो मैं आपको बता रही हूँ वह यहाँ पे दिया गया है स्लाइड में, बट आपको इमेज के थ्रू अच्छे से समझेगा, इसीलिए मैं आपको इमेज के थ्रू पढ़ा रही हूँ। तो आप अपने बुक में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इमेज से ही हम पढ़ते हैं। तो हमने oocyte 3, oocyte 4 ये सब पढ़ चुके, 1 2 3 4 5 6। अभी हम लोग oocyte 6 पढ़ेंगे और फिर उसके बाद oocyte 7 पढ़ेंगे। अभी है oocyte 6। अपीयरेंस ऑफ योक इन द एक्स्ट्रावास्कुलर ooप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ग्रैन्यूल। तो योक ने यहाँ पे, योक के किस तरीके से अपीयर हो रहा है यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स के शेप में।
ठीक है, ये है योग वेसिकल्स, ये है। तो ये कैसे हो रहे हैं, ये ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं ना, तो ये योग ग्रैन्यूल्स की तरह दिख रहे हैं, माइन्यूट ग्रैन्यूल्स की तरह। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इन दी ooप्लाज्म। एट द बिगिनिंग दे अपीयर इन दी पेरिफेरल रीजन, तो सबसे शुरुआत में ये पेरिफेरल रीजन में होते हैं। एंड एक्यूमुलेट देयर इन लार्ज नंबर, और वहाँ पे ही जमा हो जाते हैं। योग ग्रैन्यूल्स देन मूव टूवर्ड्स सेंटर, और योग ग्रैन्यूल्स फिर धीरे धीरे सेंटर की तरफ मूव करने लगते हैं। टिल द कंप्लीट ooप्लाज्म बिकम इम्प्रिग्नेटेड, तो जब तक पूरा ooप्लाज्म जो है पूरा फिलअप नहीं हो जाता है इस योग वेसिकल से, तब तक ये कंटिन्यू पास आते रहते हैं, सेंटर की तरफ आते रहते हैं। योग ग्रैन्यूल्स फ्यूज टू फॉर्म लार्ज ग्रैन्यूल, तो 2-3 योग ग्रैन्यूल्स एक साथ फ्यूज होते हैं, जिससे वो लार्ज ग्रैन्यूल फॉर्म करते हैं। अ थिन लेयर ऑफ फिब्रोब्लास्ट कॉल्ड एज थेका डेवलप्स आउटसाइड द फॉलिक्यूलर लेयर। तो फॉलिक्यूलर लेयर मीन्स जो ये आउटर लेयर है सबसे लास्ट वाली, उसके बाद और एक लेयर फॉर्म होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, थेका। अ थिन लेयर ऑफ फिब्रोब्लास्ट कॉल्ड एज थेका डेवलप्स आउटसाइड द फॉलिक्यूलर लेयर। फॉलिक्यूलर लेयर के बाहर फिर से एक लेयर फॉर्म होती है जिसे हम थेका कहते हैं। उसके बाद है लास्ट स्टेज, मैच्योर पूरा एक जब हो जाता है, ठीक है। oocyte 7 योग ग्रैन्यूल्स आर लार्ज साइज एंड हैवीली डिपॉजिटेड, तो योग ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के हो जाते हैं और ज़्यादा उनका डिपोजिशन हो जाता है पूरे साइटोप्लाज्म में। योग वेसिकल यूनिट्स टू बिकम लार्ज साइज, योग वेसिकल भी बड़े हो जाते हैं साइज में। न्यूक्लियस माइग्रेट टूवर्ड्स पेरिफेरी, ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ, पहले यहाँ सेंटर में था, अब ये धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, पेरिफेरी की तरफ जा रहा है। सम ऑफ द योग वेसिकल्स एट द पेरिफेरी कन्वर्टेड इनटू कॉर्टिकल एल्वियोलाई, तो जो कुछ वेसिकल्स क्या होते हैं, योग वेसिकल्स पेरिफेरी की तरफ जाके कॉर्टिकल एल्वियोलाई फॉर्म करते हैं। यहाँ पे ये जो पूरी लेयर दिख रही है आपको, तो ये पेरिफेरी में जाके कॉर्टिकल एल्वियोलाई फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया एक का कैसे डेवलपमेंट होता है ooगोनियम से। ये पहला ooगोनियम है और ooगोनियम से एक एक स्टेज पार करते हुए मैच्योर एक कैसे फॉर्म होता है। अभी है राइप एग। राइप एग इज लार्जेस्ट इन साइज, येलोइश एंड ट्रांसलूकेंट। कैसा होता है, बहुत बड़ा साइज में हो जाता है और येलोइश होता है और ट्रांसलूकेंट होता है। कंप्लीटली फील्ड विद योग ग्लोब्यूल्स एंड योग वेसिकल, तो ग्रैन्यूल्स ही है ये। कंप्लीटली वो किससे फिल होता है, योग ग्लोब्यूल्स एंड योग वेसिकल्स। न्यूक्लियस इज नॉट विजिबल, न्यूक्लियस सिर्फ विजिबल नहीं होता राइप एग में। मैच्योर एग इज कन्वर्टेड विथ 3 लेयर, कवर्ड, मैच्योर एग इज कवर्ड विथ 3 लेयर, तो 3 लेयर उसमें फॉर्म हो जाती है। एक्सटर्नल लेयर इज थेका, मिडल लेयर इज फॉलिक्यूलर एपिथेलियम एंड दैट इज जोना ग्रैन्युलोसा एंड इनर मोस्ट लेयर इज जोना रेडियाटा। तो 3 लेयर हमने पढ़े, थेका सबसे लास्ट में बनती है, तो थेका जो लेयर है वो एक्सटर्नल लेयर मानी गई है, सबसे बाहर की लेयर, और मिडल लेयर बीच की लेयर कौन सी होती है, फॉलिक्यूलर एपिथेलियम से बनी हुई, जिसे हम लोग जोना ग्रैन्युलोसा कहते हैं। एंड इनर मोस्ट लेयर इज जोना रेडियाटा, तो जो अंदर की लेयर है वो कौन सी है, जोना रेडियाटा है। तो इस तरीके से पूरा एक फॉर्म होता है। अभी है मैच्योरेशन एंड स्पॉनिंग। गोनेड्स ऑफ द मेल एंड फीमेल फिश undergo marked cyclic morphological and histological changes before reaching maturity and become ripe। तो मेल और फीमेल गोनेड दोनों भी, टेस्टिस और ओवरीज ऑफ फीमेल, अंडरगो मार्क्ड साइक्लिक मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल चेंजेस। तो हर साल इसमें ये चेंजेस आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी और हिस्टोलॉजिकल चेंजेस भी इसमें देखने को मिलते हैं।
बिफोर रीचिंग मैच्योरिटी एंड बिकम राइप। तो मैच्योरिटी लेवल आने से पहले और राइप होने से पहले इनमें ये सब चेंजेस होते हैं। मैच्योर गैमेट आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो मैच्योर गैमेट जो होते हैं जैसे फ्रॉम स्पर्म फ्रॉम मेल फिश एंड ओवाज या फिर एग्स फ्रॉम फीमेल फिश, तो ये गैमेट वाटर में छोड़े जाते हैं, बॉडी से रिलीज किए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पॉनिंग। तो यही जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? स्पॉनिंग। जब फिशेस अपने गैमेट्स रिलीज करती है फ्रॉम देयर बॉडी। फिश स्पॉन्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड एंड इट इज डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर। तो फिश एक सेवरल उनका स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसी टाइम पे स्पॉनिंग करती है। एंड वो किस पे डिपेंड होता है? स्पॉनिंग करना भी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि उन्हें अच्छे से लाइट मिल रहा है कि नहीं, फोटो पीरियड अच्छा है कि नहीं, ये हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। तो ये सब पे स्पॉनिंग डिपेंड होता है। तो जब जैसे बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न के बाद फिश स्पॉन करती है, तो वो भी एक उसके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी पढ़ेंगे मैच्योरिटी स्टेजेस इन दी मेल फिश, मीन्स टेस्टिस में किस तरीके का चेंज आता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मैच्योरिटी स्टेजेस इन फीमेल फिश, मीन्स ओवरी में क्या फ़र्क आता है। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं सबसे पहले मैच्योरिटी स्टेजेस इन दी मेल फिश। मैच्योरिटी स्टेजेस इन द मेल फिश, seasonal morphological changes are occur in the testes. This change can be differentiated into different stages such as। तो जो ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, टेस्टिस में क्या बदल हो रहा है दिखने में, तो ये चेंज हमें आगे की स्टेजेस में पता चलेगा। तो सबसे पहले रेस्टिंग फेज और अर्ली इमेच्योर कंडीशन। तो रेस्टिंग फेज, इसमें क्या होता है? एट दिस स्टेज टेस्टिस आर थिन। टेस्टिस कैसी होती है? थिन होती है, स्लेंडर होती है, ट्रांसलूकेंट एंड पेल इन कलर। कलर कैसा होता है उसका? पेल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्मॉल इन साइज एंड फुल ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज का होता है और उसमें स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, फिर उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होता है, मीन्स स्पर्म फॉर्म होने का प्रोसेस होता है बिफोर स्पॉनिंग। उसके बाद लेट इमेच्योर फेज। ठीक है, एट दिस स्टेज देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द टेस्टिस देन द अर्ली मैच्योरिटी स्टेज। बराबर है, अभी जब एकदम से इमेच्योर थी तब एकदम छोटा साइज था टेस्टिस का। अभी क्या होता है? लेट इमेच्योर फेज, मीन्स थोड़ी थोड़ी मैच्योर होने लगती है, तब स्लाइटली जो टेस्टिस का शेप है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इंक्रीज इन वेट एंड वॉल्यूम, वेट में भी और वॉल्यूम में भी टेस्टिस का साइज बढ़ जाता है देन द अर्ली मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है, अभी है मैच्योरिटी फेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, ये देखो, ये है इमेच्योर स्टेज, उसके बाद है मैच्योरिटी फेज, उसके बाद मैच्योर फेज और उसके बाद स्पेंट फेज। मीन्स यहाँ पे डेवलपमेंट होने का ही मतलब चालू ही होने का होता है। यहाँ पे थोड़े थोड़े स्पर्म्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं, फिर एकदम से मैच्योर पीरियड में बहुत सारे स्पर्म इसमें फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद जब स्पर्म रिलीज हो जाते हैं टेस्टिस से और फिश के बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं, तब ये स्पेंट फेज, मीन्स उस टेस्टिस में अभी कुछ भी नहीं है, तो ये फेज लास्ट फेज है। तो अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेट मैच्योरिटी फेज पढ़ा हमने। अब मैच्योरिटी फेज, वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द टेस्टिस इज इंक्रीजेस। मैच्योरिटी फेज में क्या होता है? वेट और वॉल्यूम टेस्टिस का बढ़ जाता है। इन दिस फेज टेस्टिस बिकम वस्क्यूलर एंड ओपेक। तो टेस्टिस कैसी दिखती है? वस्क्यूलर एंड ओपेक। न्यूमरस प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर सीन इन दी टेस्टिस। तो जब स्पर्म फॉर्म होता है तब हमने पढ़ा इसके पहले, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है फ्रॉम स्पर्मेटिड टू स्पर्म, स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्म होता है। तो उसके भी अलग अलग स्टेजेस होती है। तो मैच्योरिटी फेज में क्या होता है? न्यूमरस प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर सीन इन दी टेस्टिस। तो टेस्टिस में कौन से स्पर्मेटोसाइट होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं।
उसके बाद है मैच्योर फेज। अभी ये मैच्योर फेज है, जैसे वो मैच्योरिंग फेज हो गया। मैच्योर फेज में वेट एंड साइज ऑफ टेस्टिस इंक्रीज्ड, बिकम टर्जिड एंड पिंक इन कलर। तो वेट और साइज बढ़ जाता है, टर्जिड हो जाती है और कलर भी उसका पिंक हो जाता है। आफ्टर प्रेसिंग द एब्डोमन मिल्ट इज ऊजेज आउट। तो जैसे अगर एब्डोमन थोड़ा भी प्रेस कर लेते हैं तो मिल्ट बाहर निकलता है जिसमें स्पर्म होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लार्ज इन साइज, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लार्ज इन साइज एंड फुल ऑफ स्पर्म। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज में और फुल ऑफ स्पर्म, उसमें बहुत सारी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है स्पेंट फिश। स्पेंट फिश, ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म टेस्टिस बिकम फ्लैसिड, थिन, स्लेंडर एंड ट्रांसल्यूकेंट, वेट एंड वॉल्यूम रिड्यूस कंसिडरेबली। स्पेंट फेज कब होता है? जब फिश सारे जो स्पर्म है वो रिलीज कर देती है बॉडी से और टेस्टिस से, तो टेस्टिस पूरी तरीके से खाली हो जाती है। इसीलिए ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म टेस्टिस बिकम फ्लैसिड हो जाती है, खाली हो जाती है, थिन हो जाती है, स्लेंडर हो जाती है और ट्रांसल्यूकेंट हो जाती है पहले की तरह। वेट और वॉल्यूम भी उसका रिड्यूस हो जाता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट टेस्टिस स्टार्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल अगेन। तो जैसे ही ये हो जाता है, रेस्ट पीरियड हो जाता है, फिर से टेस्टिस रिप्रोडक्टिव साइकिल उसकी चालू कर देती है, फिर से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चालू हो जाता है। इन द रेस्टिंग फेज ओनली स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट। तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, जिससे बाद में चल के स्पर्म फॉर्म होती है। स्पर्मेटोगोनिया आर द रेस्टिंग जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया को ही क्या कहा गया है? रेस्टिंग जर्म सेल। दे प्रोड्यूस स्पर्म इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेक्स सेल। तो बाद में वो नेक्स्ट जनरेशन में फिर से स्पर्म प्रोड्यूस करती है। तो ये है इसकी फेजेस। सीजनल चेंज इन टेस्टिस, तो इस तरीके से टेस्टिस में, टेस्टिस के शेप में, उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। अभी है मैच्योरिटी स्टेजेस इन फीमेल फिश। According to the shape, color, size and histomorpho-physiological features, maturity stage of ovary can be divided into resting phase, maturing phase, mature phase, spawning phase and spent phase. तो फीमेल फिश का भी हम, जैसे हमने मेल फिश के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से फीमेल फिश के बारे में उनकी ओवरी का शेप किस तरीके से चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द साइकिल और फेज, तो वो हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे रेस्टिंग फेज है। ओवरीज आर स्मॉल, थिन, थ्रेड लाइक, ट्रांसल्यूकेंट, pale or dirty white in color and occupy a small part of the body cavity. Histologically, ovary show presence of lamella, nest of oogonia, immature oocyte 1 and 2 stages. तो ये देखिए यहाँ पे ओवरी की भी यहाँ पे सीजनल चेंजेस दी गई है। ओवरी का शेप कैसे चेंज होता है, यह रेस्टिंग फेज में है ओवरी, उसके बाद मैच्योरिटी फेज है, उसके बाद फुल मैच्योर फेज है, उसके बाद स्पॉनिंग के टाइम पे जब एग्स ले करने होते हैं तब किस तरीके से ओवरी कितनी फुल हो जाती है, और जब एग्स देकर हो जाते हैं उसके बाद ये है स्पेंट फिश या स्पेंट फेज, जिसमें ओवरी जो है पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाती है। तो इन स्टेजेस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है रेस्टिंग फेज। ओवरीज आर स्मॉल, थिन, thread-like, translucent, pale or dirty white in color and occupy a small part of the body cavity. तो जब रेस्टिंग फेज में ओवरी होती है तब उसका स्मॉल होता है साइज, थिन होती है, वो थ्रेड लाइक होती है और ट्रांसलूकेंट होती है, पेल और डर्टी वाइट इसका कलर होता है और बॉडी में बहुत ही छोटे पार्ट में वो एडजस्ट हो जाती है। हिस्टोलॉजिकली ओवरी शोज प्रेजेंस ऑफ लेमेला, नेस्ट ऑफ oogonia, immature oocyte and of 1 and 2 stage.
तो अगर हिस्टोलॉजिकली हम लोग देखें या टीएस उसका करके देखें, ट्रांसफर सेक्शन हम लोग देखें, तो क्या होता है, ओवरी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लेमेला, नेस्ट ऑफ ऊगोनिया एंड इमेच्योर oocyte ऑफ 1 and 2 स्टेज। तो 2 स्टेज तक के oocyte वहाँ पे तैयार रहते हैं। उसके बाद फिर oocytes और थर्ड स्टेज में जाते हैं, फोर्थ स्टेज में जाते हैं, जब दूसरे फेज में ओवरी होती है। जब रेस्टिंग फेज में होती है तो oocyte 1 and 2 ही वहाँ पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है मैच्योरिटी फेज। साइज एंड वॉल्यूम ऑफ ओवरी इंक्रीजेज देन द इमेच्योर फेज। तो साइज और वॉल्यूम जो है ओवरी का वो बढ़ जाता है इमेच्योर फेज में, सॉरी मैच्योर फेज में। तो रेस्टिंग फेज में जैसा होता है इमेच्योर, उससे मैच्योरिटी फेज में वॉल्यूम और साइज बढ़ जाता है। येलो इन कलर एंड ऑक्यूपाई 2/3 to 3/4 स्पेस इन एब्डोमिनल कैविटी। कलर उसका येलो हो जाता है, येलो इन कलर, और कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, 2/3 या फिर 3/4 स्पेस एब्डोमिनल कैविटी की वो ऑक्यूपाई करती है। oocyte ऑफ स्टेज 3rd and 4th आर ऑब्जर्व। तो oocyte 3rd स्टेज और 4th स्टेज का वहाँ पे देखने को मिलता है अगर हिस्टोलॉजिकली देखें तो। उसके बाद है मैच्योर फेज, मीन्स अभी ये पूरा मैच्योर हो गया, तभी मैच्योरिटी फेज था, अभी मैच्योर फेज। ओवरी ऑक्यूपाई एंटायर स्पेस इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड आर टर्जिड, डीप येलो इन कलर। तो ओवरी पूरी जगह वहाँ पे एब्डोमेन में जितनी कैविटी होती है वो पूरी ऑक्यूपाई कर लेती है और टर्जिड होती है, डीप येलो कलर की होती है। लार्ज नंबर ऑफ स्पेरिकल ओवा आर विजिबल थ्रू नेकेड आइज। तो अगर ओवरी हम निकाल के देखते हैं फिश की, तो हमको नेकेड आइज से ही ऐसे ओवाज उसमें दिखते हैं। तो लार्ज नंबर में वो प्रेजेंट होते हैं। ओवा आर ओपेक एंड ट्रांसलूकेंट। ओवा कैसे होते हैं, मीन्स एग्स ओपेक और ट्रांसलूकेंट होते हैं। फिश बिकन ग्रेविड विथ ओवा ऑफ 7th एंड राइप स्टेज इन दी ओवरी। तो फिश तभी ग्रेविड हो जाती है, मैच्योर पूरी तरीके से, और उसमें ओवा 7th स्टेज के ओवा प्रेजेंट होते हैं और राइप स्टेज में ओवरी होती है। उसके बाद है स्पॉनिंग फेज। ओवरी ऑक्यूपाइज एंटायर स्पेस इन द एब्डोमिनल कैविटी। अब जो पूरा स्पेस तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया था, बट अभी एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई कर लेती है, पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है स्पेस, एब्डोमिनल स्पेस जितना होता है। ओवरी एनलार्ज्ड, टर्जिड एंड येलो इन कलर। ओवरी एनलार्ज हो गई होती है, अभी टर्जिड हो गई होती है और कलर उसका येलो हो गया होता है। फिश स्पॉन ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड। तो ब्रीडिंग पीरियड जैसे ही आता है उस टाइम पे स्पॉन करती है फिश, मीन्स एग्स ले करती है। एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग ओवा आर एक्सट्रूडेड बाय अप्लाइंग अ जेंटल प्रेशर ऑन द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन पे थोड़ा जेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है और ओवाज जो है वो बाहर निकलने लगते हैं। उसके बाद है स्पेंट फिश। स्पेंट फिश हम किसे कहते हैं, ऐसी फिश जो एग्स ले कर चुकी है और पूरी तरीके से ओवरी से एग्स बाहर निकल गए हैं, तो ऐसी फिश को हम स्पेंट फिश कहते हैं। तो इस टाइम पे ओवरी कैसी होती है, ओवरीज आर फ्लैसिड, मीन्स पूरी तरीके से एम्प्टी होती है, श्रिंक हो जाती है, श्रिंक्ड एंड सैक लाइक रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम एंड हैव अ डल कलर। तो सैक लाइक हो जाती है ओवरी और वॉल्यूम भी उसका कम हो जाता है और उसका कलर भी डल होता है। ओवरी शोज एट्रेटिक एंड डिस्चार्ज फॉलिकल्स अलॉन्ग विद द oocytes ऑफ 1 and 2 स्टेज। तो ओवरी में क्या दिखने लगते हैं, एट्रेटिक और डिस्चार्ज्ड फॉलिकल्स दिखते हैं, जिसके साथ oocytes प्रेजेंट रहते हैं और उसकी स्टेजेस होती है 1 या 2। तो दोनों स्टेजेस के oocyte वहाँ पे होते हैं। तो ऐसे टाइम पे इसे स्पेंट फिश कहा जाता है। ये है पिक्चर जिसमें बताया गया है रेस्टिंग फेज में ओवरी कैसी होती है, मैच्योरिटी फेज में, उसके बाद मैच्योर फेज, उसके बाद स्पॉनिंग फेज में कितनी ज़्यादा ओवरी फिलअप हो जाती है ओवाज से, और उसके बाद स्पेंट फिश। उसके बाद यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।